जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखो भाई पढ़ाई करेंगे 24 और 25 फरवरी का जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल है, भारत सरकार के द्वारा एक बड़ा ही अच्छा मुद्दा आया, आराम से समझते जाना। सैरोगेसी मदर, आप लोग नाम जरूर सुने होंगे। तो सैरोगेसी मदर 2022 में भारत सरकार बड़े पैमाने पे बदलाव लाया। ये होता क्या है, इस चीज़ों को बड़े अच्छे से समझो। जैसे पति पत्नी है, कई बार क्या होता है, कभी पत्नी में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बेबी को जन्म नहीं दे सकते हैं, कभी पति में भी आ जाता है। तो पहले समाज में इसे तुच्छ माना जाता था। सरकार ने यह बोला कि मेल और फीमेल किसी में भी यदि किसी भी प्रकार की समस्या है, मान लो फीमेल में ये समस्या है या मेल में समस्या है, तो यदि मेल में समस्या है तो किसी दूसरे मेल का डॉक्टर के सलाह से उसके स्पर्म अपने गर्भ में डाल सकते हैं इंजेक्शन के द्वारा। और जब इंजेक्शन के द्वारा मदर के गर्भ में, फीमेल के गर्भ में डाला जाएगा तो आराम से वो बेबी को जन्म दे सकती थी। पहले ये आपराधिक माना जाता था, लेकिन भारत सरकार 2022 में एक कानून बनाया और इस कानून के जरिए यह कह दिया कि कोई भी व्यक्ति मां बनने को तैयार है, ठीक है, चाहे उसके पति या यूं कहो मेल में यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नहीं लगेगा। यहां से ये ध्यान रखना, ये एक्ट के बारे में पूछा जाएगा कि सैरोगेसी मदर जो एक्ट बना है वो किस वर्ष बना, तो 2022 में। और यदि देखा जाए तो और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल WHO से पूछा गया है, ध्यान रखना। WHO का फुल फॉर्म सभी को जनरली पता ही होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो यह किस वर्ष स्टेबल हुआ था भाई, 1948 में। यहाँ से मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ और हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि WHO की यदि हम लोग बात करें तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लोग जरूर हमें बता दीजिएगा। क्लियर है? इसके बाद यदि पूछा जाए कि WHO का प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है या चेयरमैन कौन है, तो इसका जो प्रेजेंट टाइम में यदि देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है टेड्रोस अधूनम। ध्यान रखिएगा, टेड्रोस अधूनम WHO के अभी कौन है, हेड है। अब सवाल है इसके बाद क्या चर्चा का सब्जेक्ट रहा, तो एक बीमारी है भाई, उस बीमारी का नाम है कालाजार। ध्यान रखना, WHO की हाल फिलहाल में रिपोर्ट अभी आई है कि भारत में लगातार 3-4 वर्षों से जो कालाजार का जो मामला है वह 1000 से भी कम देखने को मिला। अब भारत की आबादी भाई 140 प्लस, यही तो है। अभी नए डेटा के अनुसार भारत की आबादी कितनी है, गवर्नमेंट भी बोलते रहते हैं, ठीक है, 1 अरब 40 करोड़, लेकिन ये प्लस ही है, ठीक है। तो 1 अरब 40 करोड़ में यदि 1000 मामला भी इस बीमारी का नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए WHO एक अनुमान दिया है कि आने वाले 2-3 वर्षों में, अब 2-3 वर्ष हो सकता है, 25 हो सकता है, 26, 27, ठीक है, इन 2-3-4 वर्षों में भारत को इस बीमारी से मुक्ति दिला दिया जाएगा। तो यदि पूछा जाए कि कालाजार को कब तक भारत से क्या कर दिया जाएगा कि भाई ये बीमारी समाप्त हो गया है, तो किसके द्वारा ये घोषणा की जाती है, तो घोषणा किसके द्वारा की जाती है, WHO के द्वारा। वह बीमारी कौन सी है, कालाजार। अब इस कालाजार के बारे में भाई मुख्य रूप से देखा जाए तो इसके नाम पूछ देंगे, तो इसका जो नाम है, एक और नाम है बीसरल लिस। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ देता है, बीसरल लिस मेनियासिस। ये आपके एग्जाम में उठा करके डिफिकल्ट क्वेश्चन में डालेगा। कालाजार ना दे, इस बीमारी का ये नाम दे दे भाई कि बीसरल निमियासिस जो है, ठीक है, जो बीमारी है, मुख्य रूप से हाल फिलहाल में इसको मुक्ति का अधिकार या फ्री करने का अधिकार WHO के द्वारा दिया गया।
अब यह जो बीमारी है ये फैलता किससे है, तो ध्यान रखना यह मक्खी से फैलता है, सैंड फ्लाई मक्खी से। क्लियर है? अब यह जो सैंड फ्लाई जो मक्खी है मेल है या फीमेल है, तो फीमेल है। बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, एक मैं ये एनालिसिस किया हूं, चाहे वो डेंगू बीमारी हो, मलेरिया हो, काला जार हो, क्या लॉजिक है भाई कि फीमेल मक्खी और मच्छर के काटने से होता है। इसलिए मैं शुरू से कहता हूं कि ये जो डिपार्टमेंट है, फीमेल डिपार्टमेंट, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, इनसे जो है ना बच के रहना बहुत जरूरी है। ये खतरनाक रूप धारण कभी भी कर सकते हैं और आप लोगों को भी यही शिक्षा देता हूं कि भाई इससे इनसे संभल के रहो। क्लियर है? अब यहां से यदि देखा जाए तो ये तो हो गया भाई कालाजार। अब सवाल है कालाजार बीमारी होता कैसे? ठीक है, तो कालाजार बीमारी हम लोग गलत खाना यूज करते हैं, कंडीशन 1, वाटर दूषित लेते हैं, कंडीशन 2, या आसपास इन्वायरमेंट क्या है, दूषित है। तो ये जो सैंड फ्लाई जो मक्खी है ये क्या होते हैं, और ये मक्खी कौन, मेल होता है या फीमेल होता है? ये फीमेल होता है। इसके कट करने से हो सकता है चावल के ऊपर खाना खाते समय पड़ जाए, हम लोग खाना खा लेते हैं, तो किसी भी कंडीशन में ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और बॉडी को कहीं ना कहीं एक तरह से वीकनेस जो है ना क्रिएट कर देता है। बाकी और देखा जाए तो और कहीं कुछ इसमें नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि हाल फिलहाल में मनोहर जोशी, एक नाम आया है मनोहर जोशी, क्यों चर्चा का सब्जेक्ट रहे? सीधा सा जाता है भाई। तो मनोहर जोशी की यदि हम बात करें तो भाई इनका टिकट बोल गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई है। अब भाई दुनिया में मरते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन्हीं के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यह जो है महाराष्ट्र के, शॉर्ट में आप लोग समझ जाएंगे, एमएच का मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ये सीएम भी रह चुके थे और ये जो है लोअर हाउस लोकसभा के एक समय स्पीकर यदि समझ नहीं आता है तो अध्यक्ष तो आता होगा। लोअर हाउस के यह अध्यक्ष भी रह चुके थे, ठीक है, और सीएम भी रह चुके हैं। अब सवाल यह बनता है होमवर्क के तौर पे कि वर्तमान समय में लोअर हाउस के स्पीकर कौन है? पता है आप लोगों को? क्या नाम है? ओम बिरला नाम है, ध्यान रखना। तो वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में जो स्पीकर है लोअर हाउस के वो कौन है भाई? तो ओम बिरला। क्लियर है यहां तक? सवाल आराम से सुनते जाओ और आराम से पढ़ते जाओ भाई। अब यहां अगला सवाल भाई क्या आया? अगला सवाल आया है, एक एक्सरसाइज भाई हुआ है, जिस एक्सरसाइज का नाम क्या है बताओ? दोस्ती 16। अब तुम लोग इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे यो मत पढ़ लेना फ्रेंड 16, हिंदी और इंग्लिश ये नाम है, तो इसका नाम ही यही है, दोस्ती 16। अब ये यदि देखा जाए तो ये जो दोस्ती 16 है यह एक प्रकार से कितने देश के बीच हुआ है? तो 3 देश के बीच हुआ। ये त्रिशक्ति अभ्यास है, ठीक है। और यह देश कौन कौन सा है भाई? जब भी पढ़ेंगे तो अपना एक भारत तो होगा, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, और हाल फिलहाल में ये जो देश हैं चर्चा का सब्जेक्ट रहे थे मालदीव। तो इन तीनों के बीच एक एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम क्या है? दोस्ती 16। अब यहां से भाई यह भी तो सवाल पूछा जा सकता है कि यह जो एक्सरसाइज हुआ है मुख्य रूप से कहां हुआ? मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं ज्योग्राफी में कि भाई वेस्टर्न साइड क्या है? अरब सागर है, ईस्टर्न साइड क्या है? बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है? हिंद महासागर। तो ये जो एक्सरसाइज जो हुआ है हुआ किस महासागर में हुआ है? किस ओशियन में? तो इंडो ओशियन, हिंद महासागर में हुआ है। कितने देश के बीच हुआ है? तो 3 देश के बीच हुआ है। ये जो एक्सरसाइज था ये कितने दिवसीय था? कितने दिनों तक यह एक्सरसाइज चला? तो यह एक्सरसाइज 4 दिनों तक चला था। क्लियर है? चीजों को ध्यान से जानते हो, लिखो कम, मैं शुरू से बताता हूं, आराम से चीजों को सुनते जाओ, क्योंकि सुना कहा जाता है पहले आप लोग को यदि ज्ञान अच्छे तरीके से चाहिए तो पहले श्रोता बनो, पहले सुनो,
फिर समझो, फिर उसका जवाब दो। यदि जल्दी आपको सक्सेस होना है तब सुनना बहुत जरूरी है। उसके बाद पहले सुनो, फिर उसको समझो, फिर वक्ता बनो, बोलो, तभी जो है ना क्लियर हो पाएगा। अगला सवाल है भाई, अगला सीधा सा सवाल है, मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं। हाल फिलहाल में 2023 में मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ था और मध्य प्रदेश के नए सीएम कौन बने, ये हमें जरूर आप लोग बताइएगा। कंडीशन 1, अभी पता है तो बता दो भाई, तुम्हें तो पता ही होगा, मैं इन सबों से पूछ रहा हूं भाई, नहीं पता है ना, तो मोहन यादव है, क्लियर है। अब यहां से एक पूछा जाता है, सहरिया जनजाति, ध्यान रखना, ये जंगली जनजाति है जिसका नाम क्या है, सहरिया, ठीक है। तो सहरिया जनजाति जो जनरली हमें कहां दिखाई पड़ते हैं, तो मध्य प्रदेश में, और ज्यादा डीप ले जाएगा तो सहरिया जनजाति की मात्रा जो है ज्यादा, जो सहरिया जनजाति, जनजाति समझते हैं आप लोग, जंगल झाड़ में लोग बाग रहने वाले जो होते हैं, जिसे हम लोग एसटी के नाम से भी जानते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो यह जनरली मध्य प्रदेश राजस्थान में पाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल चर्चा का सब्जेक्ट रहा है मध्य प्रदेश से, तो मैं इसलिए बता दिया हूं मध्य प्रदेश के सीएम कौन हैं, तो ये जरूर हमें बताइएगा। जो बता दिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, और इसे आपको 10-15 मिनट तक ये चलेगा। भारत सरकार, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार में खास करके कौन सा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। अभी गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। सर पे क्यों हाथ रखे हुए, सीधा देखो इधर। गृह मंत्री अभी कौन है भाई, अमित शाह, क्लियर है। अमित शाह के द्वारा खास करके कुछ नए कानून बनाए गए। जब अंग्रेज के जमाने के जो भी कानून थे, खास करके 3 कानून को बदल दिया, क्लियर है। और यह बदला भाई किस वर्ष, तो 2023 में, कोई दिक्कत। और इस कानून यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से दोनों हाउस से पिछले साल कितने तारीख को पास हो गया, 21 दिसंबर को। लेकिन कोई भी बिल जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं होता है तब तक वह कानून धारण नहीं करता है। तो फाइनल जो है इस पर मुहर राष्ट्रपति के द्वारा कब लगा, 25 दिसंबर। अब यह कानून क्या है, इस कानून को हम लोग बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। ये 3 कानून भाई, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहला है आईपीसी, इंडियन पैनल कोड। आईपीसी की यदि हम लोग बात करें तो इसका नाम मैं आपको बता देता हूं। मुख्य रूप से इसका नया नाम पड़ा है भारतीय न्याय संहिता। ध्यान रखना, भारतीय न्याय, बड़े अच्छे तरीके से समझना। अब यहां से ये पूछा जा सकता है, ये सब अंग्रेज के दिए हुए कानून थे। इस साइड में पुराने कानून के बारे में बात करूंगा और इसका जो नया नाम हुआ है इधर मैं बात करूंगा, क्लियर है। यदि पूछा जाए कि स्टार्टिंग में आईपीसी की संख्या कितनी थी, तो 511। लेकिन वर्तमान समय में यदि पूछा जाए कि आईपीसी की संख्या कितनी है, तो 358, और इसका नाम पड़ गया भारतीय न्याय संहिता कानून, ठीक है। और यह पास कब हुआ, मैं आपको क्या बताया अभी, जस्ट क्या बता रहा था, 25 दिसंबर 2023। कंडीशन 1। दूसरा जो भाई कानून है सीआरपीसी। अब यहां यदि देखा जाए तो आप लोग सीआरपीसी का हमें फुल फॉर्म जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। सीआरपीसी की यदि हम लोग बात करें तो सीआरपीसी की संख्या कितनी थी पहले, 484। और वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो इसकी संख्या बढ़ के भाई कितना हो गया है, तो 531, ठीक है। और इसका जो नया नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये सवाल सीधे से पूछा जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा मतलब सेफ्टी, संहिता का मतलब होता है कानून। और तीसरा जो कानून था भाई, उसका नाम था साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य समझते हैं, अरे जो एविडेंस वगैरह जो होते हैं, साक्ष्य जो अधिनियम की यदि हम लोग बात करें, और ये सब जानते हैं, ये सब क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में सीधे उठा के देगा, यूपीएससी में, पीएससी में उठा के बिल्कुल चिप देता है ये क्वेश्चन। साक्ष्य अधिनियम जो कानून था उसकी संख्या स्टार्टिंग में कितनी थी,
166। और अभी की यदि बात करें तो अभी इसका नाम हो गया है कुछ नहीं, यहां आगे लग गया है भारतीय। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया नाम पड़ा है, तो हम लोग आगे क्या लगा देंगे इसमें, तो भारतीय शब्द लगा देंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अभी की यदि हम लोग बात करें तो अभी कितना है भाई, 170। ध्यान से फिर से सुनो, किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भारत सरकार के द्वारा कब जो है इस तीनों कानून जो अंग्रेज के चले आ रहे थे कानून, इसको चेंज किया, तो 2023 25 दिसंबर। कोई दिक्कत? पहला कंडीशन क्या नाम था, क्या बदला? पहले आईपीसी 511, अब कितना है 358 डे, ये जरूर फैक्चुअल याद रखना। पहले सीआरपीसी 484, अब कितना है भाई 531। साक्ष्य अधिनियम 166, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब सवाल यह पूछा जाता है क्या यह कानून लागू हो गया? भाई पास तो हो गया, पास होना अलग होता है, उस पर डेट लिखा हुआ रहता है कि इस तारीख से ये लागू हो जाएगा। तो ये तीनों कानून की यदि बात करें, यह तीनों कानून कब से पूरे भारत में लागू हो जाएगा? जबरदस्ती वो क्वेश्चन है भाई कि ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। कंडीशन क्लियर? अब देखो इस कानून की क्या खास बात है, आप लोग को भी लगेगा कि बड़ा अच्छा, इसको मिटा देता हूं, ठीक है? एक एक पॉइंट से देखते जाना इसके बारे में। अब क्या कानून की क्या क्या भाई खास बातें हैं। सबसे पहले यदि हम लोग मुख्य रूप से यदि बात करें क्या क्या है, जैसे मान लो अभी हाल फिलहाल में भाई आप लोग देखे होंगे ये किसान आंदोलन हुआ था। चीजों को समझो, इसमें समझना ज्यादा जरूरी है। किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में क्या था, भीड़ इकट्ठी थी। तो यदि ऐसा कहीं प्रॉब्लम भारत के किसी क्षेत्र में हो, ध्यान रखना, उन्मादी भीड़, कुछ लोग भीड़ को उकसा देते हैं, भगदड़ मच जाता है। तो यदि कहीं भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो और कोई भी भड़काने वाला हो, देश का नागरिक ही क्यों ना हो, तो उस पर कैसा मुकदमा होगा, देशद्रोह का मुकदमा। बड़ा अच्छा ये कानून है, कंडीशन 1। दूसरी चीज, आजीवन भर के लिए सजा भी हो सकती है और इसे फांसी की भी सजा सुनाई जा सकती है। क्लियर है पहला कंडीशन? कंडीशन नंबर 2, ये चीज क्लियर हो गया। कुछ लोग आप देखते होंगे भगोड़ा साबित हो जाता है। भगोड़ा समझते हैं आप लोग? अरे भाई जैसे नीरव मोदी था, नीरव मोदी, विजय माल्या भारत को चूना लगा के भाग गया विदेश। तो पहले हमारे कानून में ये सब नहीं था। यदि कोई बंदा भगौड़ा भी साबित हो गया, जब तक वो आता नहीं था तब तक उस पर केस चालू नहीं होता था। लेकिन अब क्या हुआ, कोई भी भगौड़ा है, भाग गया देश को चूना लगाकर, उसको कितने दिन का समय दिया गया, 90 दिन का, 3 महीने कि भाई तू आ जा। यदि वो नहीं आता है तो सबसे पहले उसकी जो जितनी भी संपत्ति है वो सरकार अपने अंडर ले लेगी, कंडीशन 1। और उस पर जो है केस, मुकदमा, ट्रायल चालू हो जाएगा। ये नहीं कि कब आएगा नहीं आएगा। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं क्राइम क्या हो जाएगा, कंट्रोल होगा। देखो कानून की कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। तीसरा यदि देखा जाए, अभी क्या होता था, मान लो कोई पुलिस वाले, एसएचओ, थाना, एसआई जो भी है, पुलिस वाले पकड़ते थे अपराधी को, तो अपराधी के साथ मजिस्ट्रेट के पास जाना होता था पुलिस वाले को भी। क्यों? हाँ भाई मैंने पकड़ा, मैंने देखा ये क्राइम किया। अब जो है ये अधिकार नहीं है, ठीक है? अब क्या, जो थाने में एसएचओ है यहीं से बैठ करके, कोई जरूरी नहीं वहां जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जब से ये कानून लागू होगा पूरे भारत में जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और वहां जवाब दे देंगे। पहले क्या था, कोई यदि क्राइम कर रखा है तो उसको मजिस्ट्रेट क्या क्या बोलते हैं, कोर्ट में पेशी करना पड़ता था। अब कोई दिक्कत नहीं है। जो नजदीकी जो मजिस्ट्रेट है वो एक फाइन चार्ज ठोक देगा उस पर कि भाई तुम्हारा इतना रुपया है, इतना रुपया यदि दे दिया, फाइन दे दिया, तो वहीं से उस व्यक्ति को क्या अपराध को क्या मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। मतलब बोझ हल्का करने के लिए ये काम किया गया। एक बड़ी अच्छी, देखो कानून कितनी अच्छी बनी है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बिहार का बंदा है, उत्तर प्रदेश का बंदा है, कमाने बेचारा गया तमिलनाडु, लड़ाई वहां हो गया,
तो क्या होता है, जहां लड़ाई हुआ जहां का है दोनों थाने के टचमेंट में होना चाहिए, या आओ अपना रिपोर्ट दर्ज करो, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन प्रक्रिया है। वहां रहते हुए भी मान लो घर में भाई कहीं घर में लड़ाई हो गया, वो नहीं आ पा रहा है, तो उसे आना जरूरी क्या होता है, अभी के केस में आना जरूरी होता है थाने में। वो वहीं से क्या करेगा, ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए क्या कर सकता है, केस दर्ज करवा सकता है, और कोई भी थाना का जो भी इंचार्ज है उसे हर हाल में उस केस को लेना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? तो सभी ऑनलाइन। अब ये जो कानून बना है, ये क्वेश्चन तो पूछा भी जा चुका है भाई आपके एग्जाम में, कि ये जो कानून जो बना इतना अच्छा, तो ट्रायल भाई शुरू में किसी किसी एरिया में किया गया है, नहीं किया गया, तो 2 जगह इसका ट्रायल चला भाई, और दोनों जगह सफल रहा। एक हमारा कौन सा है भाई, यूटी चंडीगढ़ में इसका ट्रायल चला, ये तीनों प्रक्रिया कानून का। और देखा जाए तो दूसरा भाई कहां ट्रायल चला, तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि ये तीनों कानून का ट्रायल कहां कहां पे हुआ, तो चंडीगढ़ में और अहमदाबाद में, और दोनों ट्रायल सक्सेस रहा। तभी तो 1 जुलाई 2024 से यह कानून देश में लागू हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? कुछ पॉइंट्स और भी है, देखते जाओ। अब यहां पे एक शब्द आया है, ये शब्द भी पूछा आपके एग्जाम में जाएगा कि राजद्रोह। पहले क्या होता था, कोई आतंकवादी है, कोई भारत के ही लोग बाग हैं, आतंकवाद बन गए, तो उसको मुकदमा लगता था राजद्रोह का। लेकिन अब राजद्रोह के वर्ड पे देशद्रोह आएगा, ध्यान रखना। मतलब एक राज्य में भी कोई आपराधिक गतिविधि किया तो स्टेट का जिम्मेदारी वहां खत्म हो जाएगा और वहां देशद्रोह का मुकदमा लागू होगा। इसके बाद यह बोला, बड़ा अच्छा कानून है, मैं इसलिए सब कुछ समझा रहा हूं। भारत कैसा कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश। इसमें कम से कम मैं जितना बता रहा हूं 50 से 60 क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो सरकार यह बोला, इसमें अपना दलील दिया कि भाई भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोग बाग शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है, लेकिन यदि अशांतिपूर्ण किया तो उस पर आतंकवादी का मुकदमा दायर किया जा सकता है। क्लियर? एक और कानून देखो, खास बात है इसका मैं बता रहा हूं, जो नाबालिग बच्चियों के साथ आज के डेट में सुनते हैं दुष्कर्म, रेपिस्ट केस, क्या होता है, जो बड़े उच्च घराने के होते हैं वो छूट जाते हैं, लेकिन साफ साफ इसमें बोला गया है यदि नाबालिग लड़की हैं और दुष्कर्म में पाया गया लड़का तो आजीवन कारावास, दूसरा है फांसी की सजा। इससे नीचे अब कुछ नहीं है। पहले क्या होता था, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल। कई बार ऐसा होता है, बहला फुसला लेते हैं लोग बाग, उसके साथ बदतमीजी कर बैठते हैं। तो यदि नाबालिग के साथ ऐसा केस हुआ तो ध्यान रखना, अब 2 साल 4 साल वाला सिस्टम बंद, आजीवन कारावास होगा। जनघन्य अपराध हुआ तो आप कुल मिलाकर के 90 दिन के अंदर, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, 90 दिन के अंदर उसे फांसी पे लटका दिया जाएगा। क्लियर है? तो कानून मेरे नजर में, तो भाई सभी के नजर में अच्छा ही होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसके, ठीक है। अब यहां देखा जाए 1-2 पॉइंट्स और बचे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल की हम लोग बात करें भाई, तो भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा, ये तो जो क्वेश्चन था आईपीसी वाला वो खत्म हो गया। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा नई दिल्ली से, ध्यान रखना, 24 फरवरी, अब 24 फरवरी की यदि हम बात कर रहे हैं तो 2024 फरवरी को विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू किया। तो विश्व की सबसे बड़ी, पूछा जाए अन्न भंडारण योजना की शुरुआत कब की गई, तो 24 फरवरी 2024 को। कहां से की गई? नई दिल्ली से। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इसमें खास बातें यह है कि लगभग यहां देखा जाए 700 लाख टन के गोदाम बनाए जाएंगे। भारत के 11 बड़े बड़े गोदाम बनाए जाएंगे, और इस 11 में क्या होगा, जितने भी फसल है जो खराब होते हैं उन्हीं सबको अच्छे तरीके से रखा जाएगा और आसानी से वो फसल एक लंबे समय तक चलाया जा सकता है। क्लियर है यहां तक? अगला सवाल सीधा सा पूछा जाएगा भाई कि यह बताओ, भारत की पहली, ध्यान रखना, भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल कौन है?
ध्यान रखना। तो भारत की पहली यदि हम लोग बात करें स्वदेशी मिसाइल है, उसका नाम क्या है? पृथ्वी। और इसको पहली बार जो लॉन्च किया गया पृथ्वी मिसाइल को कब किया गया? 1988 में। किस राज्य से किया गया? आंध्र प्रदेश के किस सैटेलाइट सेंटर से? तो श्रीहरिकोटा सैटेलाइट सेंटर से किया गया। और यह लैंड टू लैंड, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। और इसकी मारक जो क्षमता है, डिस्टेंस कितने दूर तक ये फाइट कर सकती है? तो 150 किलोमीटर तक यह फाइट कर सकती है। ठीक है, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत भी WHO से लगभग हुआ था और अंतिम भी हो रहा है WHO से। WHO से सीधा पूछा जाएगा कि भारत में या भारत को WHO के द्वारा किस वर्ष पोलियो मुक्त कर दिया गया? मतलब भारत में पोलियो पेशेंट नहीं है। तो यदि इसका आए तो इसका जवाब आप क्या देंगे? भारत को पोलियो मुक्त किस वर्ष किया गया? तो 2012। क्लियर है? समझ में चीजें आ गया? यहीं तक है। हम लोग फिर अगले क्लास में अगले करंट अफेयर की बात करेंगे।